अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ एपिसोड नंबर 2। नावल नेम है शम्स ले आई। ये तहरीर किया है उसने कहा। चलो आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शीशे में अपना कितनी देर देखता रहा, कोई अंदाज़ा नहीं। रोज़ मामूल की तरह तैयार होकर वो 17 साला लड़का यूनिवर्सिटी पहुँच गया था। एक तो भान था जो खामोश लबों के पीछे बंद बांधा हुआ था। नहीं जानता क्यों, लेकिन बार-बार अब अपना सर निकालकर उसकी स्क्रीन देख रहा था। अब कोई मैसेज नहीं आया था, कोई कॉल नहीं। शायद वो आखिरी कॉल थी इस लड़की की जानिब से, और आखिरी मैसेज। कहाँ गुम हो जानिश? टीचर तुम्हारा नाम टीचर तुम्हारा नाम कब से कॉल कर रही हैं। कहने को 2 दिन गुज़र गए थे इसकी पहली और आखिरी कॉल को, लेकिन दिमाग अभी भी नॉर्मलिटी की तरफ नहीं आ रहा था। यही ख्याल था कि अब तक तो इसका इनकार हो चुका होगा, अब तक तो मुलज़िम की बीवी बन चुकी होगी। वो अभी भी यही सोच रहा था बैठकर, जब बराबर में बैठी लड़की ने अपने पेन के इसके दूधिया हाथ पर हल्के से मारते हुए इसे मुतवज्जो किया। अब सॉरी हल्का सा मुस्कुराया गोया हुआ, जिस पर इस लड़की के चेहरे पर बड़ी शर्मीली सी मुस्कुराहट दिख रही। वो 17 साला लड़का खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। बहुत कम ही वो किसी से बात किया करता था, लेकिन वो इसके बावजूद भी सिर्फ इसके बराबर में बैठने के लिए क्लास की लड़कियों की अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी। इतने खूबसूरत लड़के की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इस बात पर लोगों का एतबार नहीं आता था। ज़्यादातर का यही कहना था कि इसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला मामला है। जितना मुँह उतनी बातें। मगर एक चीज़ तो सबने देख रखी थी कि यूनिवर्सिटी के कई खूबसूरत लड़के ट्राई मार चुकी थी, मगर वो संगे दिल ज़रा भाव नहीं देता था। जी सर, अब इसने सामने टीचर की जानिब देखा। खुद को जैसे पंख लग गए हैं। 1 साल देखते-देखते गुज़र गया। इस साल के दौरान मैं किसी कज़न से कभी कॉल नहीं की। हाँ, 1-2 बार शुरू में दादी ने की थी, लेकिन इसने रिसीव नहीं की तो इन्होंने भी करना छोड़ दी। बाप को दूसरी शादी के बाद वो कभी याद ही नहीं आता था। बस इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देने को अपना फ़र्ज़ अदा कर देना समझते थे। उसे यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ मिली थी। उसने सोचा क्यों ना अब घर जाकर सबको मना ले। इल्म था इससे कि सब बहुत नाराज़ हैं इससे। ब्रीडा नाम का कांटा तो वैसे भी नहीं रहा अब इसकी ज़िंदगी में, इसलिए वापस जाने में कैसी झगझाहट कर सरप्राइज़ देने की नीयत से वो बगैर बताए पाकिस्तान वापस की टिकट बुक करवा चुका था। इस बार जब वो कपड़े पैकिंग कर रहा तो बहुत खुश था कि अब कोई इस मोटी व काली लड़की के नाम से मंसूब नहीं करेगा। वो इसके नाम से नहीं छेड़ेगा। कोई नहीं कहेगा कि इसके प्यारों को ये तुम्हारी मंगेतर है। वो औलाद होगा जैसे चाहे पसंद करे, जिससे चाहे शादी करे। कोई रोक-टोक नहीं, कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं। अब सिर्फ इसकी मर्ज़ी चलेगी इसकी ज़िंदगी पर। वो एयरपोर्ट पर वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था। डार्क मैरून कलर की टी-शर्ट पर ब्लैक जैकेट और ब्लैक पैंट पहने वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। नहायत जादू नज़र के हर गुज़रता शख्स इसे देखता हुआ जा रहा था, ख़ास तौर पर लड़कियाँ। हालत तो ये थी कि स्टेशन पर खड़ी 2 लड़कियाँ इसे देख-देख कर एक कान में फुस-फुस कर हँस रही थी। जब भी वो नज़र उठाकर देखता था, शर्मीली सी मुस्कुराहट पास करती। वो बहुत मनमौजी बंदा था। बहुत कम लोगों पर ही वो नज़र भाग कर देखने का काम करता था। इस लम्हा भी वो की इस फैशन गाउन से बेनियाज़ होकर अपने मोबाइल में पुराने मैसेजेस डिलीट करने में लगा हुआ था, जब एक मैसेज पर आकर इसका हाथ रुका। आई लव यू जानशीर, मैंने जब से होश संभाला है सिर्फ तुमसे मोहब्बत के। प्लीज़ आ जाओ। मैं जानती हूँ मैं खूबसूरत नहीं हूँ ना बाकी और लड़कियों की तरह, दुबली पतली हूँ, लेकिन मैं डाइटिंग कर रही हूँ। अब तो मैंने आलू भी खाना छोड़ दिया है। फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर कुछ नहीं खाया काफ़ी वक़्त से। यकीन करो मैंने सब खाना छोड़ दिया सिर्फ़ तुम्हारी खातिर। मेरा वज़न जल्दी कम हो जाएगा, तुम्हें मेरी वज़ह से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के सामने प्लीज़ वापस आ जाओ। ये मैसेज पहली बार इसकी नज़र के आगे आया था। शायद इस रात की ये वो 200 मैसेजेस में से एक था जिन्होंने इसे कभी पढ़ने की भी ज़हमत नहीं की थी। उस मैसेज को कुछ लम्हे यूँ ही देखता रहा। ओह नो! इसे वाक़ई लगता है ये पतली हो सकती है और चाचा तो मरने वाले थे ना, तो इनका क्या ड्रामेबाज़ नहीं कि दोनों बाप-बेटे के ड्रामे खत्म ही नहीं होते। मैं पहुँच जाता जज़्बाती हो अपनी मोटी वो काली मेरे सर पर लाद देते हुए ज़िंदगी भर के लिए। बेचारे मज़लूम भाई इन बाप-बेटे के हाथों बलि का बकरा बन गए। अब ज़िंदगी भर इनका बोझ उठाकर फिरते रहेंगे। वो ज़रा लब जल कुक्कड़ अंदाज़ में बड़बड़ाया था। नहीं जानता क्यों, लेकिन इस मैसेज को डिलीट नहीं किया। कुछ चीज़ें और कुछ अमल बेवजह ही होते हैं शायद। पाकिस्तान पहुँच गया था। एयरपोर्ट से नाज़िमाबाद का सफ़र इतना दूर नहीं था, लेकिन ट्रैफ़िक की वजह से 1 घंटा पार हो चुका था। गाड़ियों का धुआँ, ट्रैफ़िक का शोर, आगे रास्ता सूरज, शदीद गर्मी, पसीनों से शरबोर हालत, आते-जाते बच्चे जो भीख माँग रहे थे, हर चीज़ इसका सर
भारी कर रही थी। 1 साल बारिश जाने की वजह से कहाँ आदत रही थी शोर-शराबे और ट्रैफिक जाम की। गाड़ी रोड पर चल नहीं रही थी, सिर्फ घसीट रही थी। 1 लम्हे के लिए चलती, फिर 15 मिनट के लिए रुक जाती। तो सर में अब दर्द होने लगा था। अभी गाड़ी ठीक रुक जाती। पागल है क्या? गाड़ी अल्लाह अल्लाह करके ही चली थी कि अचानक ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। अचानक ब्रेक लगाने पर इस नौजवान का चेहरा आगे वाले शीशे से टकराया। नाक बुरी तरह फटी थी। एक लम्हे के लिए इसका सर चकरा गया था। अभी वो अपनी नाक में सर से सीधा होकर बैठा भी नहीं था। किसी ने टैक्सी ड्राइवर को जोर से फेंका। गालियां देखते हुए सुना। साथ ही इसने खिड़की से एक बाइक पर गुजरते हुए देखा। शायद इस पर टैक्सी ड्राइवर चीख रहा था, लेकिन उस लड़के से ज्यादा इसके पीछे बैठी लड़की इसकी तवज्जो का मरकज बन गई थी। वो काले रंग की टी-शर्ट पर व्हाइट कलर की ओपन शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। बालों में ना तो झुमकियां थी, ना ही हाथों में चूड़ियां, ना ही पाँव में पाजेब थी, ना आंखों में काजल, ना बालों में चोटी थी, ना चेहरे पर नीली सी मुस्कुराहट। वो बहुत अलग नजर आ रही थी। आज बहुत मनफरद थी। जब टैक्सी ड्राइवर से उन्हें गाड़ी दे रहा था तो वो खिसका हंस रही थी और यूं से जिंदा दिल लोगों की तरह हंसते हुए पहली बार देख रहा था वो। उसके बाल अब पहले की तरह कमर को भी मुकम्मल ढांकते हुए नहीं थे, सिर्फ कंधों से हल्के से नीचे थे। और इस जालिम ने इन्हें तबाही मचाने के लिए खुला छोड़ रखा था। वो अपनी ही मस्ती में मगन वो मसलाते हुए इसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे। तो बाइक वाला लड़का टैक्सी ड्राइवर से बचने के लिए बड़ी स्पीड में गाड़ी निकाल गया था। जानशी ने फौरन खिड़की से बाहर मुंह बाहर निकलकर पीछे की जाने देखा जहाँ बाइक वाला गया था। वो बाइक वाले लड़की के साथ होने के बावजूद फुटपाथ पर गाड़ी चलाकर स्पेश के एरिया में से निकाल रहा था, जिस पर जानिश का इसकी अकल पर मातम करने का दिल किया और इससे कहीं ज्यादा इस लड़की पर जो पीछे बैठी हुई थी बड़ी शान से, मानो पूरे 1 साल बाद देखा था। तो वो भी सिर्फ एक झलक, लेकिन अपनी रेस बरकरार रखते हुए खून जला गई थी वो लड़की बुरी तरह। इसका सुबह के 10 बजे का टाइम था। वो यूं किसी के साथ घूमती फिर रही थी रोडों पर। वो भी पाकिस्तान से रह कर गया था। अच्छे से जानते थे सुबह के टाइमिंग में स्कूल कॉलेज से लड़के वालिदैन की आंखों में धूल झोंक कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैट मारने निकलती हैं, खासतौर पर 9, 10, 11 की टाइमिंग के दौरान। और हलिया क्या बना रखा था इस लड़की ने अपना। ना सर पर दुपट्टा था, ना खुद को चादर में लिपेटा था, ना हाथों में चूड़ियां थी, ना आंखों में काजल था। बाल भी कटवा दिए थे। वो जैसे बिल्कुल बदल गई हो। चलो अब रिवर्स करते हैं तेजी से। अब चीज वापस पीछे की जानब जा रही थी। इसकी टैक्सी वापस एयरपोर्ट पर पहुंची। वो टैक्सी से उतर कर उल्टा पाँव लेटा एरोप्लेन में पहुंचा। एरोप्लेन बैकवर्ड में उड़कर कोरिया पहुंचा और उल्टा चलता हुआ वापस वेटिंग रूम में पहुंचा। वेटिंग रूम से उठकर उल्टा चलता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा। फिर वहां से उल्टा चलता हुआ हॉस्टल के रूम में पहुंचा और यहाँ तक वापस अपने बेड पर लेट गया और चलते हुए 3 डब्बे वाले भूसे टुकड़े वाले रद्दी पेपर वाले 3 डब्बे वाले से उठने के लिए अलार्म लगाने की जरूरत नहीं थी इसे। 3 डब्बे वाले काफी होते थे इसलिए काम के लिए। अगर वो ढीठ बनकर सोती रहती तो एक के बाद एक अलार्म बजता इसे उठाने के लिए। ताज़ा ताज़ा सब्जी वाला है, भिंडी है, आलू है, गोभी है, टमाटर है, प्याज है, गाजर है। आजो बाजी आजो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो। कान छेदने वाले 100 रुपए किलो बाल, 100 रुपए किलो बाल। चटपटी चाट वाला, गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे लाया। टू 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 ये गोलगप्पे वाला सुबह सुबह कहाँ से आ गया? बाकी सारे अलार्म तो ठीक थे, लेकिन ये गोलगप्पा और चटनी चाट वाला सुबह 8 बजे कहाँ से आ गए? वो बस इसका दिमाग फटा है और वो तेजी से उठकर बैठी। टाइम पर नजर डाली तो पूरे पौने 10 हो रहे थे। आंख फटने को ही 10 जोर से धड़के तो 9 बजे पेपर स्टार्ट होना था इसका। इसके मैट्रिक के एग्जाम चल रहे थे। कल पूरी रात पढ़ाई करने की वजह से सुबह इसकी आंखें नहीं खुली। कितनी वक्त से वो दुआ कर रही थी कि पेपर हो जाए ताकि वो आयशा की शादी ट्राई करे सके, मगर कमबख्त पेपर की तारीख डिले होते होते सिंदूर में ऑन पड़ी जब आयशा के वलीमे का दिन था। आयशा शादी होकर हैदराबाद गई थी सब वलीमे की कल दोपहर से हैदराबाद के लिए निकल गए थे। सिर्फ वो इसकी वालदा के थे वालिद रुके थे घर में। पेपर्स की वजह से वो कहाँ शिरकत कर सकी थी। आयशा के वलीमे में वो बरत की तेजी से उठी, ना कपड़े चेंज किए, ना मुंह धोया, ना नाश्ता किया। वो अपने वालिद को उठाने की जहमत की बस तेजी से अपना सामान लेकर बाहर निकली। बाल बनाने का वक्त नहीं था तो इन्हें खुला ही छोड़ दिया, वरना पीछे बाल में चोटी पौनी बन जाया करती। इसके ब्यूटीफुल कटिंग हुई थी बालों में। इनका रंग भी बिल्कुल सादा है, काली घटा की मानव जिस पर चाहे भी इनका चाहे फिल करना चाहिए। नहायत नन्हे रेशमी बाल थे इसके। सारे पेपर से देने वो मज़्हम के साथ ही गई थी। वो बेचारा तो अपनी बहन के वलीमे में जाकर बहुत परेशान था इसके लिए। वो अकेले पेपर देने कैसे जाएगी, लेकिन इसने भरोसा दिलाया था कि मैनेज कर लेगी। तो ये मैनेज किया था इसने कि 10 बज रहे थे कि वो रोड पर परेशान
इस टैक्सी के इंतजार में 1 घंटे हो चुका था। पेपर स्टार्ट हुए, हर लम्हा जैसे इसकी जान पर भारी था। पूरे साल मेहनत की थी इसने। हेलो, तुम्हारा पेपर नहीं था आज? यहाँ क्या कर रही हो? टैक्सी वाले तो नहीं आया, लेकिन मजनून का सबसे अच्छा दोस्त और इनका पड़ोसी तापस बाइक पर वहाँ आन पहुंचा था। मुझे स्कूल छोड़ देगा यार, वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ। आज सूरज की मशरक जगह से घर से निकला जब रीरा हसन इससे मदद मांग रही थी। वो भी नहायत मेहनती लहजे में बोला, "सिर्फ 5 मिनट में छोड़ दूंगा, जल्दी बैठो। मुकब्बल फरत मारदान में कहते हुए बगैर यकलमा सोचे तेजी से इसके पीछे बैठे हुए बिल्कुल लड़कों वाले अंदाज में दोनों पाउंड बाइक की लग हाइट पर रुक कर वो जानता था तो ऐसे बैठती है। मौसम के साथ बहुत बार आते जाते देखा था। इसे मजबूती से पकड़ लो क्योंकि हमारा ये रॉकेट अब तुम्हारे बोर्ड जाकर ही रुकेगा। इसके कहते ही ब्रीडा ने तेजी से इसके दोनों कंधे पर अपने दोनों हाथ रखे और फिर इसकी गाड़ी स्टार्ट हुई और इसने इतनी खतरनाक बाइक चलाना शुरू की कि ना वो फुटपाथ देख रहा था और ना ही वो ट्रैफिक देख रहा था, ना कोई संग सिग्नल देख रहा था, ना ही सामने आती किसी गाड़ी को। इसकी बाइक हवा की घोड़े पर सवार थी। यहाँ तक इसने आधे घंटे के सफर को सिर्फ 15 मिनट में तय कर दिया था। फर्स्ट ड्राइविंग करके लाया था इसे स्कूल पहुंचते ही जहाँ इसका बोर्ड पड़ा था। फौरन उतरी और तेजी से भागते हुए अंदर बढ़ी क्योंकि सेकंड लास्ट पेपर था, इसलिए इसे पता था कि इसका क्लासरूम कौन सा है। पूरे स्कूल में सन्नाटा तारी था। पेपर शुरू हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। वो भागती हुई आ रही थी। फर्श पर इसके जूतों के पड़ने पर धमक पैदा हो रही थी। वो ऐसे भाग रही थी जैसे दिल वाले दुल्हनिया में सिमरन राज के लिए भागती है। बस फर्क इतना था कि वो हीरोइन से नारियल लेने के लिए भागने के लिए बजाय और खुद हीरो बनने के लिए भाग रही थी। अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ की गोल्स के लिए, अपनी जिंदगी की असल कामयाबी के लिए। वो दुबली पतली लड़की नहीं थी, वो थोड़ी सी हेल्दी थी, इसलिए जब वो भाग रही थी तो इसका सांस भी ज्यादा फूल रहा था। लेकिन ये पेपर के लिए जिंदगी और मौत की जंग से ज्यादा अहम था, इसलिए वो एक लम्हे के लिए भी रुक नहीं रही थी। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब भागी। इसका रूम 3rd फ्लोर पर था। 3rd फ्लोर पहुंचने के बाद इसकी क्लास सबसे कोने पर थी, इसलिए वो भागते हुए पढ़े से परेड पावर कर रही थी। और जब वो इसको रेड वार को पार कर रही थी तो इसी दौरान जितनी भी क्लासेस बीच में थी इनमें मुझे लड़कियां इसे भागते हुए देख रही थी। वो भागती हुई लड़की पूरे ही फ्लोर की तवज्जो का मरकज बन गई थी। भागते भागते इसकी हालत खराब हो गई थी। जब वो क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंची तो वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। जल्दी अंदर आए, पेपर शुरू हो चुके। कब का टीचर ने इसे देखते ही तेजी से अंदर आने का कहा। वो अपना चेहरा जो पसीने से भीग रहा था अपने ही बाजू के आस्तीनों से रगड़कर साफ करती फौरन ही अपनी जगह पर जाकर बैठी। वो हाँफती कांपती अब पेपर शुरू कर रही थी। लेकिन ये इसके पूरे साल की मेहनत थी। वो सिवाय 1 घंटे लेट हो चुकी थी पहले ही इस सवा घंटा, इसलिए अब इसका हाथ पेपर पर ऐसे चल रहा था कि एक लम्हे के लिए भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। पूरे पेपर के दौरान इसका दिल भारी हो रहा था। यही डर इस पर हावी था कि पेपर की टाइमिंग खत्म हो गई, वो कंप्लीट ना कर सकी। तो इस खौफ से हाथ डबल स्पीड से चलता रहा। ये तो शुक्र था कि इंग्लिश के पेपर था और इसने खुद भी मेहनत के साथ वो सवाल पहले किए हुए जो इससे रटे हुए थे। मैम से 5 मिनट बेल रिंग हो गई थी। बहुत सी लड़कियां तो पहले ही जा चुकी थी, आधी क्लास तो खाली थी। बस वही थी फैन अभी तक चलता जला जा रहा था। टीचर से 5 मिनट लेने के बाद उसने अपना काम जारी रखा। टीचर ने भी दे दिए थे क्योंकि वो देख चुकी थी वो लड़की सेटिंग के आश्रय में नहीं बैठी हुई, वो अपनी मेहनत से कर रही है। फुल यूनिफॉर्म तक पहुंच कर नहीं आई थी वो। आखिरी वो रोड लिखने के बाद जब इसने अपने टिकट देखा तो पूरी क्लास के सामने टीचर बैठी पूरे पेपर्स की अरेंजमेंट करती नजर आ रही थी। वो अकेली थी पूरी क्लास में, लेकिन वो मजबूत थी और खुश भी। लेकिन इसके पेपर काफी अच्छा हुआ था। लेट आने के बावजूद भी टीचर को पेपर देने के बाद वो अपनी एक एक करके उंगली में चिपका रही थी। फिर अपनी गर्दन को थोड़ा टेढ़ा किया तो इसमें से भी छिटकी हल्की सी आवाज हुई। वो अभी तक नहीं उसे भाई यही सोच के निकली थी कि चीखी मुश्किल लेगी मैं मेन रोड से, मगर दरवाजे के बाहर तापिश खड़ा पाकर चौकी भाई 4 घंटे ही तो है, वेट कर लेता हूँ, मुझे कौन सा कहीं जाना है। वो इसे देखकर फौरन अपनी बाइक से टेक हटाकर कह रहा था, 2 घंटे से गर्मी में मेरा इंतजार कर रहा हूँ, पागल तो नहीं हो। मुकब्बल बेयकीनी से मुस्कुराता वो कह रही थी। साथ साथ इसके लहजे में थोड़ी डपट भी थी। तुम्हें आज पता चला? वो हंसते हुए कहता। अब गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। नहीं तो पता तो पहली मुलाकात में ही चल गया था, बस कन्फर्म आज हुआ। मुकब्बल में हंसते हुए कहती है। अभी इसके पीछे बैठे यही बैठते वक्त ही वो लड़के वाला अंदाज। पेपर कैसा हुआ? तो थोड़ी देर तक सफर खामोशी से जा रहा था। फिर वजाहत से मालामाल नौजवान ने इस अजनबी सी खामोशी को खुद आगे बढ़ाकर थोड़ा सवाल करने पर बजाय जवाब आने के उल्टा अपने कंधे पर ब्रीडा का सर टिकाता महसूस हुआ। एक लम्हे के लिए इसे झटका लगा। करंट था जो उसके पूरे जिस्म में सराद गिरा गया था। भरे पल में बुरी तरह थकी हुई थी। बाइक पर बैठते ही जैसे ही ठंडी हवा इसके चेहरे पर लगी, इससे नींद आने लगी और वो पता ही नहीं चला कब झोंक लेते हुए इसने तापस के कंधे पर सर रख दिया। नौजवान की बाइक खुद ही आस्ता चलने लगी थी। इतनी आस्ता के बराबर से गधा
गाड़ी वाले भी इससे आगे निकल जाए। आधे घंटे का सफर 50 मिनट में तय करके वो घर पहुंच ही गए थे, इसलिए वही शैतान की नानी उठ गया आ गया। उस नौजवान ने हल्का सा अपने कंधा उचकाते हुए आस्की की छत का जिस पर वो आंख भरी जिस पर ब्रीरा की आंख खुली। घर आ भी गया वो। वाह यार, कितनी तेज गाड़ी चलाते हो तुम। पता है मैं बहुत जल्दी रेसिंग सीखने वाली हूँ। तापिश ने इसी बाइक से उतरते हुए कहते सुना। अपनी बात कहती इसके कंधा थम पाती हुई अंदर की जान जल्दी इस बात से बेखबर के अंदर एक परदेसी आया हुआ है। बड़ी अम्मी को इसके लिए बार बार दरवाजा खोलने आने में हमेशा चिढ़ होती थी। ना वो खुद आती ना वो अपने बच्चियों को आने देती। तो इसकी नौकर नहीं है जो इसके लिए आकर दरवाजा खोले। फिर दादी बूढ़ी थी वो कहाँ इतनी दूर चल कर आया इसलिए दरवाजे खोलना। और माँ का भी यही हाल था। शोर की बीमारी के सबब बहुत कम उम्र में इन बुढ़ापा आ गया था। सच्चे औरत की जाने मर्द की दी हुई आज़ाइश और मोहब्बत का देन होती है। अगर मर्द इसे ये ना दे पाए तो बहुत जल्दी वो बूढ़ी हो जाती है। कहने को एक दरवाजा खुलना है ना कोई बड़ी बात नहीं, और जवान लड़की के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप जवान फैमिली में रहे हो तो बड़ी बात अभी चलती है कि मेरे बच्चों क्यों तेरे लिए दरवाजा खोलने आए, क्या हम नौकर लगे। एक बार इस दरवाजा खोलने की लड़ाई पे इसे स्कूल से आने के बाद बाहर ही खड़ा रहना पड़ा था पूरे दिन, जिसके सबब मदर ने इसके लिए अलग से दरवाजे की चाबी बनवा दी थी। वो चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आई और वो सर में पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसे प्यास लग रही थी। वो डायरेक्ट किचन की जाने वाली पानी पीने के लिए पानी का कूलर कल दोपहर का भरा हुआ था। इसे पता था इसमें ठंडा पानी नहीं मिलेगा, इसलिए इसने फ्रिज खोलना चाहा। लेकिन अगले ही लम्हा चौंकी जब देखा फ्रिज तो लॉक है। और चंद ये चिटैन औरत एक दिन मुझे पागल कर देगी। फ्रिज से दरवाजा नहायत पीछे से तोड़कर अपने बालों में दोनों हाथ ले जाकर इन्हें जड़ से पकड़कर झंझोड़ते हुए नहायत चिड़चिड़े से लहजे में बोल रही थी, शरीर गर्मी में फ्रिज को लॉक कौन लगाया कर जाता है सिवाय साफ के। क्यों कि अब घर इनके शोहर और बेटे की कमाई से चलता था, इसलिए हर चीज वो इसी तरह हक जताती थी। ब्रीडक लैंग्वेज में कहा जाए तो गुंडा राज था इनका। दादी भी अभी के सामने भीगी बिल्ली बनकर ही रहती थी। ठीक है बच्चों और करो लोग। वो भी ब्रीरा हसन थी, शायद भूल गई थी साहिबा बेगम। इसने भी फिर ना आओ और देखो नताओ और देखा और हारून दस्ता का स्टील कांटा उठाकर लाई और लॉक पर धड़ धाड़ा मारना शुरू कर दिया। इससे फर्क नहीं पड़ता था फ्रिज टूटने या बच्चे कल से पैदल लगे होते। अकल से पैदल लड़की, ये क्या कर रही हो तुम। और अचानक पीछे से आने वाली भरम आवाज पर इसका हाथ रुका। वो बिल्कुल मंजमत सी हो गई थी। ये आवाज थी जिसे वो करोड़ों लोगों में भी पहचान सकती। हाँ पापा, मेरा निकाह करना चाहते हैं, प्लीज आ जाओ वरना ये लोग मेरा निकाह मौसम भाई से पढ़वा रहे हैं। तुम बाप बेटी के ड्रामे खत्म ही नहीं होते। दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां को छोड़कर क्या तुम जैसे मोटी और काली रह गई। मेरे लिए मंगने के नाम पर जिनकी पर पैसा खाया तुमने, और तुम्हारे बाप ने मेरा। अब मेरी बच्ची कुछ खुशियां खा भी खाना चाहती है। अभी उम्र ही क्या है मेरी, थोड़ा तो झील लेने दो मुझे यार। मेरा भी हर कजिन की खुशियों पर घर जाने से लग रहा है। अच्छा करो किसी और से निकाह और जान छोड़ो मेरी। मैं नहीं आने वाला तुम्हारे लिए कभी भी नहीं। अगर बड़ी होना चाहती हो तो मेरे इंतजार में तो हो बैठी रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझसे क्योंकि उम्मीद ना रखना बेटा। अब कॉल के मैसेज किया तो ब्लॉक कर दूंगा। वो रूह को छला कर देने वाला जुमला 1 साल गुजरने के बावजूद भी इसके कानों में गूंज रहे थे। आज भी बरीरा हिल नहीं सकी थी। कितनी देर पलट कर देखना तो बहुत दूर की बात। ठहरा वो 1 साल बाद वो सुंदर दिल और बेरहम शख्स लौट आया था। वो रोना नहीं चाहती थी। इस पूरे साल में इसने खुद को बहुत मजबूत कर लिया था। लेकिन जैसे ही इस सच्चाई की आवाज सुनी, आंखें भरे हैं मुझे दो दो इसे कहता एक कदम ही आगे बढ़ा। इसके करीब आकर डंडा लेने के लिए कि बाहर से दरवाजा खुलने की आवाजें हम वापस आ गए। वो मजम की एलानिया आवाज थी जो इसके कानों के समाज से टकराई। वो स्टील का डंडा वहीं फर्श पर फेंक कर तेजी से बाहर की जान भागी। इसके अचानक भगने पर जनशी हैरान हुआ। अम्मी बेफिक्र हो जाए, मेरे हाथ में ही है सामान। वो सामान से भरा बैग कंधे पर टांगने घर में दाखिल हुआ था। इसकी तवज्जो पीछे की जानब थी। अभी वो बोल ही रहा था जब सामने इससे कोई अपने जगह भागते हुए आता महसूस हुआ। इसके आगे इसके लफाज में कहीं हो गए जब वो अचानक से आकर इसके सीने से लगी। दिल जोर से धड़का, इतनी जोर से कि लगा बाहर निकल आएगा। इसने अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां मजबूती से बांध ली। जबकि इससे पर पुरकशिश लड़की ने इसकी कमर के गिर्द अपने हाथ से तार बांधा। इसने मुकम्मल जकड़ लिया था इसे, और इससे कहीं ज्यादा इसके दिमाग और रूह को। वक्त जैसे थम गया था। ये पता नहीं इसे लगा वो पतला दुबला ज्यादा नजर हसीन सा लड़का था। आंखों पर गोल चश्मा, खड़े नकुश बाल, जेल से पीछे साथ केवल लाइट पिंक रंग का कुर्ता शलवार में मुलव्वस। वो ज्यादातर कमीज चुनरी पहना करता था। वो खानदान में सबसे बड़ा पोता था, इसलिए इसका रब्बो अदल रवाई अलग था सबसे।
अरीब साहब के मुकाबले इसकी कमाई डबल थी। वो देखकर जाए तो वो बल इसकी डिमांड चलता था। यही वजह थी कि तैयबा बेगम ने अब खुद को घर की महारानी समझना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों चिपक रही हो जैसे सालों बाद मिली हो? तैयबा बेगम मुंह बसोर कर बोली। इनकी आवाज पर मज़्ज़म हवासों में लौटा। क्या हुआ बच्चा? वो बस इसका ब्रीडर से सवाल करना था कि सामने से जवाब खुद चलता हुआ इसकी नज़रों के सामने आया। जानशीर को अचानक घर में देखते ही सबकी आंखें हैरत से फैल ली। सब इसे देख रहे थे, लेकिन वो सिर्फ ब्रीडर को देख रहा था जो इस लम्हे मज़्ज़म के सीने से लगी थी। मज़्ज़म ने जानशीर को देखा। जानशीर ने ब्रीडर को देखा। खानदार ने कहा मज़्ज़म पर डाली। हाँ, इल्म था जब वापस लौटूंगा तो अब मज़्ज़म की निकाह में होगी। फिर भी इतनी आग क्यों लग रही थी इसी सीने में? वो इसे पसंद नहीं करता था। वो इसे एकांक नहीं बांटती थी। मोटी और काली कहीं फिर वो क्या था जो दिल में आग लग रहा था, जो इसे अपने मुट्ठी पंजे पर मजबूत कर रहा था, जो इसकी आंखों में पहली बार मज़्ज़म के लिए हार ला रहा था। कैसे रो रही थी मोबाइल पर, कैसे मीठे कर रही थी, कैसे मैसेज किए थे प्यार करती है, और सिर्फ 1 साल के बाद कैसे धड़ल्ले से इसके सामने दूसरे मर्द के सीने से लगी हुई थी। इसमें तो बड़ों को और शर्म वाला हौस तक बाकी न रहा था। करते हुए यही सोचा, मुड़कर जाने लगा था कि अंदर की जानब से अगले ही पल इसकी कानों के समाज से बड़ी अम्मी के पास चुका है। अल्लाह अल्लाह छोड़ो दो अपने भाई को, अब वो काम करना है। इसने सारे सामान गाड़ी में पड़ा है। भाई, इसने बड़ी अम्मी के पूरे जुमले में मौजूद एक लफ्ज़ को बेचैनी से दोहराया और फिर तेजी से पलट कर दोबारा मौज़म और ब्रीरा की जानब देखा। रफ़, तुम संभालो यहाँ पर, मैं जरा ब्रीरा को कमरे में छोड़कर आता हूँ। मौज़म ने अपने भाई की जानब देखा। लुकमान दादी ने कहा, जी भाई। रात अपनी मदद के लिए जुमर का हाथ खींचते हुए बाहर ले गया, जबकि मज़्ज़म ने बहुत साल से सामने इसका हाथ अपने सीने से हटाया। फिर इसका हाथ जानशीर के सामने ही अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा। इसके बराबर से गुजरता हुआ ब्रीरा को वहां से लेकर चला गया। जानशीर, बेटा अचानक कैसे आ गए तुम? तैयबा बेगम फौरन जानशीर की शामत करने लगी, क्योंकि वही वाद जरिया था ब्रीरा नामी बिलास से इनके बेटे की जान छुड़वाने का। वरना इन्हें डर था कि अगर ये छिपकली की तरह से चिपकी रही, इनके बेटे से तो कहीं आखिर में इनका माल व बेटा ही ना उड़ा ले। इनके अलावा किसी ने भी बात नहीं की थी। जानशीर से बात करना तो दूर ठहरे, इसे इग्नोर किया जैसे देखा तक नहीं हो। जब वो आया था तो दरवाज़ा खोलने यास्मीन साहिबा आई थी, मगर उन्होंने छोटे मुंह से पानी तक न पूछा। बस इसके लिए दरवाज़ा खोला और फिर अंदर चले गए। फिलहाल से कौन सा फर्क पड़ता था जो इतनी तवज्जो देता इनकी नाराज़गी थी। वैसे भी वो ब्रीरा की माँ थी और इनका पूरा घर हमेशा इसी पैसा पैसा था। वो बहुत हकारत और किसी की चाव से देखता इनकी फैमिली को। इसके नज़दीक इन लोगों का मुँह तो वैसे भी बनना था, क्योंकि इसने अपने वालिद से पैसे दादी को भिजवाने के बजाय अपने बैंक अकाउंट बनाकर इसमें ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिए थे। 2 सालों से ये जानने के बाद कि मज़हब और प्रेरणा का निकाह नहीं हुआ, वो मज़ीद अपने दिमाग में चलने वाले इस ख्याल पर पुख्ता हो गया था कि 1 साल पहले जो निकाह जल्दबाजी में करवाया जा रहा था, वो असल में पैसे की दोस्ती का एक तरीका था। यकीनन निकाह हो जाने के बाद वो प्रेरणा की जिम्मेदारी इस घर आ जाती और फिर प्रेरणा बीवी होने के नाते इससे हर थोड़े दिन बाद पैसे मांगने लगती। कभी अपनी बीवी कभी अपने बाप की बीमारी का रोना रोक, तो कभी स्कूल की फीस भरने का कहकर। कराची शहर के इलाके नाज़िमाबाद में इनका तीनों मंजिल घर बना हुआ था। वो लोग मिडिल क्लास तबके से तल्लुक़ रखते थे, जबकि जान नशीर के वालिद तबरेज़ साहब डिफेंस के इलाके में रहते थे। अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ। दूसरी बीवी से इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा सद्दाम 7 साल का और बेटी नाज़ेन 4 साल की। क्योंकि सद्दाम और नाज़ेन इससे एसी में रहने वाले बच्चे थे, इसलिए बहुत कम ही अपनी दादी के घर आते। नाज़ेन को रोने लग जाता था दादी के घर आते ही। इसी बहाने से भरपूर फ़ायदा उठाकर तबरेज़ साहब की दूसरी बेगम ने अम्मा के घर ईद पर ही आकर झाँकना शुरू कर दिया। जब इसकी वालिदा थी तो तबरेज़ साहब की माँ ही खत्म नहीं होती थी हर मामले में। और जब से दूसरी बेगम लाए थे, इसको माँ को पूछना ही भूल बैठे। अब तो जैसे मुँह से चूँ भी ना निकलती किसी बात पर। और यही वजह थी कि जाननशीर के दिल से इनकी मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो गई थी। अगर इसी तरह इसकी माँ के साथ रह लेती तो आज वो भी माँ का ना होता, तो आज इसके दिल में सबके लिए इतनी नफरत ना होती। जब 1 साल बाद छुट्टियों में लौटा तो बड़ी अम्मी के कलर से भर कर दिया गर्म पानी की जगह इसकी माँ कानों से जा रही होती और वो मजे से बैठकर इनके साथ बातें करते हुए खाता। दादी जान कहाँ है? वो पानी एक सांस में पीते हुए पूछा था। दूसरी टैक्सी में साथ ही आ रहे थे। मारे फिर सोमल को छोड़ने के लिए निकल गए। आते होंगे माँ बेटा सोमल की फैमिली को छोड़कर। इनके बेटे से मुराद अरीब साहब थे। अपनी बड़ी अम्मी की बात सुने इसने पानी का गिलास टेबल पर रख दिया, साथ ही इसकी निगाह सीढ़ियों की जानिब गई। मौसम अभी तक लौटा क्यों नहीं? अचानक इसके दिल में ये कह रहा था, अच्छा बड़ी अम्मी, मैं जरा थक गया हूँ, थोड़ा अपने कमरे में जाकर आराम कर लेता हूँ। दादी जान आ जाएँ तो मुझे बुलवा लीजिएगा किसी से। बड़ी अम्मी की बातें तो जारी थी, मगर तब से इंटरेस्ट था सुनने में कि कैसे आयशा की शादी वलीमा हुआ, कैसे वह इसे बुलाना चाहती थी, लेकिन बच्चों ने और अरीब साहब ने बुलाना नहीं दिया।
से कुछ नाराज़गी की नहीं थी, ना ही वो कोई इंटरेस्ट था। इसका सारा दिमाग तो सिर्फ ऊपर की जानिब लगा हुआ था। मतलब अभी तक लौटा क्यों नहीं? तैयबा बेगम बातें कर रही थी कि अचानक खड़ा हुआ आसिकी से अपनी बात कहता बगैर इनका कोई जवाब सुनने की ज़हमत के इस सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। ग्राउंड फ्लोर पर अम्मा का कमरा, किचन पर बड़ा लॉन्च एरिया और गेस्ट रूम थे। सीढ़ियों से चढ़ते ही पहले टेरेस पर था, फिर सीधे हाथ पर एक कमरा, फिर दूसरे कमरे और फिर सामने की जानिब तीसरा कमरा और फिर बीच का बड़े से एरिया खाली था जिसे सोफे और एलसीडी लगाकर खूबसूरत सा लॉन्च बना दिया था, जबकि उल्टे हाथ पर सीढ़ियां थी। फर्स्ट व सेकंड फ्लोर एक जैसे ही बने हुए थे। थर्ड फ्लोर पर छत थी। फर्स्ट फ्लोर टेरेस के बराबर वाला कमरा लड़के का था और मजमा राफे इस बराबर वाला अली हसन और इनकी बेगम, और जो सामने की जानिब नजर आता वो आयशा और हुकूमत का था। जबकि सेकंड फ्लोर पर टेरेस के बाद जो पहला कमरा पड़ता था वो हुसन साहब और इसकी बीवी का था। दूसरी इस लाइन में जो आगे जाकर था वो बरीरा का था, और जो बिल्कुल सामने की जानिब पड़ता था वो वैसे तो तबरेज़ साहब का कमरा हुआ करता था। यहाँ से कब के चले गए थे, लेकिन बाप के घर में कब्जे के लिए अपना कुछ सामान वो इसके कमरे में छोड़कर गए थे। जब जानशीन छोटा था तो दादी के साथ रहता, लेकिन जैसे ही उसने होश संभाला वो अपने वालिद का कमरा ले लिया, तेजी से चढ़ा, भला और सेकंड फ्लोर पर पहुंचा था। रास्ते तौर पर वहां पहुंच के टेरेस के आगे रुका और गहरी सांस ली और फिर खुद को नॉर्मल आस्ता आस्ता कदम बढ़ाते हुए गुजरने लगा अपने कमरे की जानिब। इसका अंदाज बिल्कुल यूं जैसे बस गुजर रहा हो, लेकिन निगाहें इसकी तैयार थी बरीरा के कमरे में झांकने के लिए। ये क्या हो रहा है? इरादा तो यही था कि बस देखते हुए गुजर जाए, लेकिन जो मंजर इसकी आंखों ने देखा इसके बाद वो गुजर ना सका। सीट तब चढ़ रही थी कि दूसरी तरफ गुस्से की मुठ्ठियां बंधी वो बरीरा के कमरे में घुस गया था।